नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ जुड़े हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली। जिस प्रकार से आज चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हालांकि केंद्रीय मंत्री और रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस जी का नाम नहीं लिया, लेकिन आपको याद होगा पिछले दिनों पारस जी ने एक सभा का आयोजन किया था हाजीपुर के अक्षयवट राय स्टेडियम में, और कहा जा रहा था कि ऐतिहासिक सभा होगा। लेकिन जिस तरह से चर्चा की गई थी, जिस तरह से हवा बनाया गया था, कहा गया कि वैसी भीड़ नहीं जुटी, उसी पर माना जा रहा है कि तंज कसा सीधे सीधे चिराग पासवान ने अपने चर्चा पारस जी पर कि हम ऐतिहासिक नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन मेरा जो 16 तारीख को प्रोग्राम है अक्षयवट राय स्टेडियम में, वो भव्य प्रोग्राम होगा। जिस प्रकार से संकल्प यात्रा को हर जगह समर्थन मिला है लोगों को, सब संकल्प यात्रा जो है उसकी समाप्ति है, और उस दिन चिराग पासवान एक बड़ा आयोजन करेंगे अपने चाचा के गढ़ में, आप कह सकते हैं। हालांकि कहा जाता है कि हाजीपुर जो है स्वर्गीय रामविलास पासवान की कर्म भूमि रही है, वैसे में बेटे का अपना दावा है और भाई पारस जी का अपना दावा है, लेकिन चिराग पासवान की नजर है हाजीपुर पर, और पारस जी को कहा जा रहा है कि वहां से हटना पड़ेगा। किसका हाथ मजबूत है एनडीए में, पारस जी या चिराग पासवान? इन तमाम मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ मयंक मौली जी जुड़ गए हैं। मयंक जी, आपने चिराग पासवान का वो पीसी वाला बयान सुना होगा? नहीं, मैंने बहुत बयान तो सुना नहीं, क्योंकि आमतौर पे मैं जरूरी नहीं समझता हूं कि बिहार राज्य अफवाह तंत्र प्राधिकरण के मुखिया के अनर्गल प्रलापों को मैं सुनूं। ऐतिहासिक वाली तो बात सुनी होगी। तो ठीक है, ऐतिहासिक करें या गैर ऐतिहासिक करें, उनकी बात। देखिए, भारतवर्ष में टोटल 543 सीटें हैं और हर कोई कहीं भी कोई भी कार्यक्रम करने के लिए फ्री है, उनकी मर्जी, जो चाहे करें। हाँ, हमारी सीट पे दावा करने से पहले, हमारी सीट पे अनर्गल प्रलाप करने से पहले दावे और हकीकत से वाकिफ हो लेना चाहिए उनको। मैं तो एक ही चीज पूछना चाहूंगा, ऐसा क्या कारण है कि भगोड़े युवराज जो हैं अपने लिए नया राजनीतिक आशियां तलाश रहे हैं? 9 वर्षों में क्या उन्होंने जमुई को जॉर्डन बना दिया है क्या? जो दावे हकीकत जो पूरी दुनिया में घूम घूम के एक कहिए कि कॉपी पेस्ट, एक जो उनका एक स्लोगन है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जिसकी वो केवल बात करते हैं कॉपी पेस्ट का और कभी भी उसकी गहराई में नहीं उतरते हैं। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे, और जबकि जमीनी हकीकत क्या है वो आपसे और हमसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। इन्हीं सांसद महोदय के, इनके संसदीय क्षेत्र में इनके द्वारा वित्त प्रदत्त जो भी अस्पताल देख लीजिए, चाहे आप इनके स्कूलों को देख लीजिए, वहां पे एक महज ईसीजी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, और दावे हकीकत बड़े बड़े हैं कि बिहार को स्वास्थ्य का हब बनाएंगे और स्वास्थ्य शिक्षा में और बाकी चीजों में कोटा जैसा बनाएंगे। अपने ही संसदीय क्षेत्र से पहले मॉडल स्वरूप इनको दिखा देना चाहिए था। तो स्थिति तो ये है कि वहां से भगोड़े हो चुके हैं, वहां की जनता दिया लेके ढूंढ रही है, आधे लोग पहचानते नहीं है, फर्स्ट टाइम वोटर से इनका कोई इंट्रैक्शन नहीं है, और गनीमत कहिए कि शरण लेने के लिए कहिए कि अपने पिता का सहारा, अपने चाचा का सहारा लेकर के वापस लौट रहे हैं। स्थिति मैं तो ये उनसे पूछना चाहता हूँ, जब जमुई आप जाते हैं तो आप कहते हैं कि भाई मैं यहाँ जवान होके आया था, मैं यहाँ से वृद्ध होके जाऊंगा। अब क्या करना चाहते हैं आप? मतलब एक तरफ से आलू के तौर पर अपने कुछ आसपास के आलू डालेंगे और दूसरी तरफ से वृद्ध करके कोई अपने दूसरे नेता निकालेंगे वहां से। क्या करेंगे आखिर? जमुई का क्या होगा? जमुई को बीच रास्ते क्यों छोड़ के भाग रहे हैं? क्या डर है आखिर? आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि हम कथित शेरू बिलारू पता नहीं क्या क्या है, और डर ऐसा सता रखा है कि वापस लौट के इधर। तो ठीक है, आइए, हमें कोई इशू नहीं है, जहां आइए, जहां से मर्जी है चुनाव लड़िए, हमारा दावा, हमारा पैर अंडे की तरह मजबूत है। जी मयंक जी, बातें आपने अभी कही जमीनी स्तर की, जमीन तो आप लोग का खिसका हुआ नजर आ रहा है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर ही अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। आपके वैशाली की सांसद चुनाव से पहले आप लोग कह रहे थे कि हमारे पांचों जो सांसद एकजुट है। आपने देखा किस प्रकार से वैशाली की सांसद लगातार हम लोग कई महीनों से कह रहे थे, लेकिन आप लोग मान नहीं रहे थे। तो जमीन तो आपकी खिसक गई वैशाली की सांसद चिराग पासवान के साथ, और चिराग पासवान वो सीट दे रहे हैं जो आपकी सीट है। आप केंद्र में मंत्री हैं, आप लोग भी दावे करते हैं बड़े बड़े कि प्रधानमंत्री मोदी से हमारे बड़े अच्छे संबंध है। कृष्णा राज बिल्कुल है, कोई शक है क्या? तो कोई शक है क्या? कोई शक है क्या इन चीजों में? मैं आपको पहले एकदम स्थिति बता दूं क्लियर कर, स्पष्ट तरीके से। 2014-2019 दो क्रमशः चुनावों में आपने देखा होगा कि भैया वैशाली की जो परंपरागत सीट है वो लोक जनशक्ति पार्टी की रही। हाँ, कैंडिडेट बदलते रहे,
2024 आगामी चुनाव भी इससे अछूता नहीं है। हो सकता है बीना देवी ही लड़े, हो सकता है कोई और कैंडिडेट लड़े, लेकिन ये इन चीजों को बाकी चीजों से जोड़ना कि नहीं हमारी जमीन खिसक गई, क्या जमीन खिसक गई भैया? हमारे वहां उसी जगह से हमारे एमएलसी हैं जिनको ढूंढ दिन में दिया लेके ढूंढने से और गली गली रोने के बाद भी एक प्रत्याशी नहीं मिलता है कि जो चुनाव लड़ पाए एमएलसी के चुनावों में, जिनकी जमानत जब्त होने का मतलब रिकॉर्ड कायम हो चुका है, मतलब जिसको कहते हैं ना चुनाव में चड्डी तक नहीं बची जिनके उम्मीदवारों की, वो हमारे ऊपर कटाक्ष करते हैं कि भैया हमारी जमीन खिसक गई है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले और भारतीय जनता पार्टी लेड गठबंधन में शामिल होने के बाद भी जिनकी मानसिकता और जिनकी कहिए करनी सिर्फ धोखा देने की रही है, आप उस धोखे को अगर आपको देखना हो तो आप देख लीजिए कि पिछले चुनाव में राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चुन चुन के उन्हीं सीटों पे उम्मीदवार खड़े किए जहां से भारतीय जनता पार्टी के कई जो प्रत्याशी पहले जीते हुए थे, और चुन चुन के उन्हीं सीटों पर इनको नोटा के कंपैरिजन में 0.01% के इनको वोट प्राप्त हुए। 12 या 15 प्रत्याशियों की सूची पे 20-20 इन्होंने स्टार प्रचारकों की लिस्ट घोषित किया, चुनाव आयोग से प्रचार करने की अनुमति मांगी। जिस दिन कहिए कि इनके जमानत जब्त छोड़िए, इनके जब प्रत्याशियों की चड्डी भी जब नहीं बची, उस दिन के बाद से इनका तुरंत उनके बोली बदल गई है। नरेंद्र मोदी के लिए एक ही बंदा काफी है करना शुरू कर दिए। ये तो बेसिकली दबाव की राजनीति कर रहे थे कि अगर वहां से हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, थोड़ा वोट काटेंगे, भाजपा को डराएंगे, बिहार में उन आर्म ट्विस्ट करेंगे सीटों को लेकर के। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मुंह की खानी पड़ गई। आज नकली हनुमान बने घूमे फिर रहे हैं। आज जिधर तिधर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरें लगा लगा करके राम मंदिर का श्रेय हो या बाकी चीजों का श्रेय लेने की कोशिश कर। क्या किया इन्होंने? आप उठा करके विगत पिछले 3 वर्षों का इतिहास देख लीजिए, जब से ये एनडीए गठबंधन से अलग हुए थे, इस व्यक्ति ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन पे विश तक नहीं किया है। आज बड़े मोदी के हनुमान वापस से बने फिर रहे हैं, कहने पे कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ भाई कुछ कहा ही नहीं कि भाई हम हनुमान है, ये है। 2020 की तस्वीरें आपको याद होंगी जब छाती फाड़ फाड़ दिखाया करते थे कि हाँ हम हनुमान है, और उसके बाद भी एनडीए से अलग लड़े, भाजपा के खिलाफ लड़े बकायदा 6 सीटों पे। तो ऐसे व्यक्ति की राजनीतिक विश्वसनीयता कुछ है नहीं। मैं तो एक ही बात कहूंगा, जो व्यक्ति परिवार का नहीं हुआ, जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं हुआ, अपने भाइयों का नहीं हुआ, अपनी बहनों का नहीं हुआ, अपने चाचा का नहीं हुआ, वो किसी और का क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, जनता भी जानती है, जनता भी देख रही है कि चीजें क्या है, और जनता इनको समय समय पे सबक सिखाते रहती है। क्या कारण है कि क्या कारण है सर कि मेरी बात सुनिए सर, क्या कारण है कि किसी भी उपचुनाव में इनके लड़ने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही है बिहार में? क्योंकि बिहार ने इनके ही संसदीय क्षेत्र के विधानसभा सीटों पर इनकी राजनीतिक हैसियत इनको बता दी। क्या कारण है कि भैया ये इधर उधर जहां भी जा रहे हैं मुंह की खा रहे हैं, 0.01% वोट आता है। अरे फेसबुकिया नेता हवाबाजी के जो सरताज है उसको सिर्फ कहिए फेसबुक तक ही सीमित रहने दीजिए, लेकिन जो चुनाव है वो बैलेट से जीता जाता है, वो ईवीएम से जीता जाता है, वहां इनकी प्रासंगिकता शून्य है जी। लेकिन मयंक जी, आप ही की बात अगर मान लिया जाए तो कई बार आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पारस जी ने कैमरे के सामने कहा है कि मैं पहला सहयोगी हूं प्रधानमंत्री मोदी का, एनडीए का, जो बिना किसी शर्त के है, कोई शर्त नहीं है, हम हैं, और जब तक जिंदा है, जब तक राजनीति में है, तब तक मोदी जी के साथ है। इतनी बड़ी बात आज की राजनीति में काफी मायने रखती है, क्योंकि आज तो सुबह में किसी पार्टी में और शाम में किसी और पार्टी में नेता लोग रहते हैं, बहुत सारे नेता ऐसे हैं। लेकिन वैसे में जब पारस जी ने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया, मोदी जी का नाम कर दिया, और चिराग पासवान आप ही के गठबंधन के सहयोगी हैं, उनका सीधा दावा आप ही की सीट पर है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी आप चाचा भतीजा से तो खेल नहीं कर रही है। क्लियर तो करना चाहिए कि भाई वो पारस जी के सीधे केंद्रीय मंत्री हैं। मैं एक बात बताता हूँ, जब जो समय निहित है वो उसकी बातें उसी समय होंगी ना। अब हजार लोग, सारे लोग जानते हैं ये इकलौते तो दल है नहीं, 39वें और आखिरी दल के तौर पे आए हैं, वो भी पता नहीं कितने दिनों तक रहेंगे, भगवान मालिक है। तो जब सबको पता है कि सीट शेयरिंग को लेके बैठक जो है वो फरवरी और मार्च के बीच में, या कहिए जो बजट सत्र बीत जाने के बाद जब देश चुनावी मोड में जाएगा तब शुरू होगी। ये पहले से काहे भाई ढोल नगाड़े पीट रहे, क्योंकि डर लग रहा है। डर काहे लग रहा है भैया? क्यों डर है? डर इसलिए क्योंकि 9 साल तक आपने कुछ नहीं किया है अपने संसदीय क्षेत्र में। पता है आपको कि इस बार सदन पहुंचना बहुत मुश्किल है, जमानत जब्त होने की नौबत आ चुकी है जहां से आप चुनाव लड़ते हैं, अपनी परंपरागत सीट से, जहां कभी आप दावा करते थे कि आप जो है वहां से वृद्ध होकर के वापस जाएंगे। स्थिति यह है कि एक तरफ से अशरफ अंसारी घुस आई है, दूसरी तरफ से वृद्ध किसी नेता को निकालने की नौबत आ चुकी है इनकी। तो मैं वही कहना चाहूंगा भाई, अपने तो आपने कुछ किया नहीं। जो होता है जो लड़का पूरे
साल जो कहिए समय बर्बाद करता है, और परीक्षा के समय जब उसको डर लगने लगता है, वो चाहता है परीक्षा कैंसिल हो जाए या कुछ भी हो जाए, वही स्थिति इनकी है। और ऐसे भी भाई इनको पुराना एक्सपीरियंस है भाई साहब, 10वीं से 12वीं 5 वर्ष में पास किए हैं, इतना बेस मजबूत करके पढ़ने वाले हमारे नेता हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी पुरानी परिपाटी रही है इन चीजों को लेकर के। लेकिन लेकिन अब मयंक हम जी, मुझे मुझे एक बात और कहनी है, यही इन्हीं के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी जो है, जो पूर्व सांसद, जो भारतीय जनता पार्टी को कभी लतखोर पार्टी कहा करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं कि अभी मैंने कुछ दिन पहले बयान देखा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर आते हैं तो हम वो जहर का घूंट भी पीने को तैयार है, क्योंकि हमें प्रधानमंत्री जी को कहिए कि देश का अगला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। तो फिर तो ये सारी बातें क्या है भैया, जो आप कहते हैं भाई कि मेरे पिता का अपमान किया गया तो मैं कभी भी वो उन चीजों को बर्दाश्त नहीं करूंगा, जहां नीतीश होंगे वहां मैं नहीं जाऊंगा, तो और आज आप भूल गए। प्रधानमंत्री जी ने तेलंगाना में खुले मन से कहा था यह बात कि किस प्रकार नहीं से तो स्वर्गीय रामविलास पासवान अरे को प्रताड़ित किया गया। देखिए देखिए चिराग के अंदर वो टीस देखते हैं। देखिए राजनीतिक धोखे का नाम है चिराग पासवान। चिराग पासवान जी अभी सिर्फ और सिर्फ अपने 24 को देख रहे हैं, ये निकरण पकारण किसी भी तरह सदन पहुंच जाए। सदन पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी को आगामी 2025 के चुनाव में फिर से धोखा देंगे, जैसे 2020 में इन्होंने दिया था, और उसी की तैयारी चल रही। अपने सदन पहुंचने से मतलब है, बाकी आपने पार्टी आपने विचारधारा। आपने क्या कहा कि राजनीति में धोखे का दूसरा नाम है चिराग पासवान। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। इन्होंने तो अपने 136 प्रत्याशियों को धोखा दिया है, 136 प्रत्याशियों को धोखा दिया। विगत कहिए जो अभी इनके उपचुनाव हुए उन सारे प्रत्याशियों को धोखा दिया। अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश में धोखा दिया अपने 12, 5, 17 प्रत्याशियों को, जिनके हारने के बाद ये व्यक्ति उनके कंधे पर हाथ तक रखने नहीं गया। इस व्यक्ति ने ऐसे बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बातें छुपाने की कोशिश की है कि हम लोग चुनाव ही नहीं लड़े, जबकि स्थिति क्या है आपने भी देखा है, हमने आपको दिखाया भी है कि चुनाव आयोग की रिपोर्ट बकायदा जो वेबसाइट पर जाइए सारा आंकड़ा मौजूद है कि नोटा से भी 0.01% लेकिन मयंक जी कहीं ना कहीं बीजेपी नेतृत्व को भी लग रहा है बिहार में 40 सीट की जो लड़ाई है, मोदी जी को बिहार की 40 सीट चाहिए, इसी के लिए तमाम जो बातें हो रही हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी एनडीए को लग रहा है क्या कि चिराग पासवान के साथ बिहार की जनता है, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ रहा। अभी 2 दिनों पहले मधुबनी की तस्वीर आपने देखा, किस प्रकार से उत्साही कार्यकर्ता, नेता, युवा इस ठंड में मौजूद थे। वैसे में आज भी चिराग पासवान ने दावा किया, खुले मन से दावा किया कि हाजीपुर सीट से हम ही लड़ेंगे, हमारी पार्टी लड़ेगी। हालांकि उन्होंने क्लियर नहीं किया, लेकिन सीधे तौर पर कहा। अरे कभी हाजीपुर में आते हैं तो हाजीपुर से लड़ने लग जाते हैं, नालंदा जाते हैं तो नालंदा से लड़ने लग जाते हैं, जाते हैं जमुई तो कहते हैं मैं यहाँ से बूढ़ा होकर जाऊंगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, इस आदमी की कहिए कि आपकी अपनी खुद की बोली पर कहिए कि आप विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि जहां जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। डगरा के बैंगन वाला हाल हो चुका है इनका। रही बात आप जिनकी कर रहे हैं भीड़ की, भीड़ कभी वोटों भीड़ तो क्या इनके उपचुनाव में भीड़ नहीं आई थी क्या? बहुत भीड़ आई थी। वोट प्राप्तांक क्या था? 4,500। बारिश में बड़ी बड़ी भीड़ आई थी, बड़े खुश थे। एक जो इनके 136 जो इनके प्रत्याशी जो इन्होंने 143 घोषित करके जो 136 लगाए थे, उसमें भीड़ नहीं आई थी क्या? उसमें तो इनका ये तो किंग मेकर की भूमिका में अपने आप को समझने लग गए थे कि भैया सरकार की चाबी तो मेरे ही पास है। हुआ क्या? नतीजा 0, 0। उसके बाद एक विधायक जो जीत के आए वो भी इनके तानाशाही व्यवहार के कारण उस व्यक्ति ने भी जदयू के दामन थाम लिया। किसके हैं? और मैं ये कह रहा हूँ खाली अभी सीट शेयरिंग अभी बस क्लियर हो जाने दीजिए। जो धन पशुओं की जो भीड़ लगी है ना आसपास, वो भी छट जाएगी। जो दूध कहते हैं लस्सी के ऊपर का जो झाग है, वो समय रहते अपने आप छट जाएगा। आपकी बात सही है मयंक जी कि सीट शेयरिंग की बात अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। हालांकि अंदर अंदर बातें करीब करीब तय है, एनडीए की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन चिराग पासवान जब इतना दावा कर रहे हैं खुले मन से, ये नहीं ऑफ कैमरा नहीं, तो कुछ तो बात रही होगी। बीजेपी नेतृत्व को तो कहना चाहिए कि जब अभी बातें पक्की नहीं हुई है तो आप कैसे दावा कर रहे हैं? इसका मतलब कि चिराग की बात हाजीपुर को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह से हो चुकी है। अच्छा, मेरे नेता दावा करते हैं तो आपको लगता है कि भाई मेरे नेता किसी से बिना पूछे हुए दावा कर रहे हैं क्या? मेरे नेता जो देश के केंद्रीय मंत्री हैं, जिस स्तर का इन लोगों का कद है, इन लोगों की बातों का वैल्यू है, चाहे वो पारस जी हो या चिराग पासवान। मैं अपने नेता को जानता हूं, मैं उनकी बात नहीं जानता जो कि हर गली चौराहे पिछले 3 वर्षों से एक ही गाथा रो रहे हैं, एक ही घिसा पीटा टेप बजा रहे हैं बैठ करके, मेरी पार्टी तोड़ी, मेरा घर तोड़ा, मेरा ये तोड़ा, मेरा वो तोड़ा। अरे आगे भी तो बढ़िए भैया, बहुत से लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है, बहुत बड़े कथित रूप से। और आपने कभी ये बताना चाहा कि लोग क्यों आपको छोड़ के चले गए? अरे एक आदमी छोड़ के जाता समझ में आता, 1, 2, 3, 4, 5 सांसद छोड़ के चले गए, आधी कार्यकर्ता चला गया,
आधे लोग आपको छोड़ के चले गए, लोग धीमा धीमा आपको छोड़ के जा ही रहे हैं। जो नए जो लोग हैं, जिसको मैं कहता हूँ पुराने, जो 20 साल पुराने जितने कार्यकर्ता थे, जो पार्टी के स्थापना काल से हैं, उनमें से एक भी नेता इनके पास दिखा दीजिए, उनमें से कोई लेकिन नेता नहीं लेकिन बचा। वीणा देवी को तो आप लोग नहीं मेरे बांध सके, वीणा देवी को तो चिराग लेके गए। अरे भैया, मैंने कहा कि वीणा देवी जी पिछले विगत कुछ दिनों से मैंने आपके ही के चैनल पे बताया था, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी आपको क्लियर किया कि उनको लेके कुछ गतिरोध व्याप्त है वहां की जनता में, संसदीय क्षेत्र में। उस गतिरोध पे जल्द ही बादल छटेंगे, जो फैसला होगा वो बता दिया जाएगा। क्या पता भाई। लेकिन वैशाली सीट पर आपकी पार्टी ने दावा कर दिया है, पंकज सिंह आपकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। कैसे दावा कर दिया जब सीटों का बंटवारा नहीं हुआ? मैंने आपको एक ही बात कही ना कि हमारा दावा सीट पे है। वैशाली परंपरागत हमारी सीट है। प्रत्याशी कोई भी हो सकता है, कोई जिसका आप नाम ले रहे हैं वो हो सकते हैं, वीणा देवी हो सकती है, या थर्ड पार्टी कोई और हो सकता है। 2014 में वहां से सांसद कौन थे, आज वो कहाँ है? 2019 में वीणा देवी जी हैं, आज वो कहाँ है? अभी है। तो आगे कौन होगा, क्या होगा, इसके लिए भाई बहुत समय बाकी है। वैशाली में हमेशा बदलाव होता रहा है, हमेशा से होता रहा है। उसमें मैं ये कह रहा हूं भैया, हम एक सीट पे 4 कैंडिडेट खड़ा करके और एडवांस नहीं ना उठा रहे हैं। जो वहां चल रहा है, जो खेल जो हमेशा चलता रहा, सीटों को बेचने का जो खेल है, और आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं बाहर के। चिराग पासवान पर आप खुला आरोप लगा रहे हैं कि चिराग पासवान पैसे लेकर के सीट बेचते हैं। बिल्कुल बेचते हैं, बिल्कुल बेच रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा है क्या? एक सीट पे 4-4 दावेदार जो आपके जा रहे हैं वहां पे, और जा जाकर के तख्तियां लटका लटका करके कोई अपना जिंदाबाद करवा रहा है, कोई अपना करा रहा है। और कोई कोई बिल्डर है, तो कोई बालू मिट्टी चोर है, तो कोई क्या है क्रेडिबिलिटी उनके? जो भी आसपास के लोग जा रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूँ। अगर वो भाई बालू चोरी है तो बालू चोरी सही, मुझे उस पर क्या करना है, वो उसका अपना व्यक्तिगत मामला है। लेकिन सीधी सी बात है कि प्रत्याशी अगर आप जो है, आप जिसको कहते हैं ना भैया कि अपने यहाँ जो नगर सेवा में जो टेम्पू चला करता है, जबरदस्ती 3 सीट पे 5 सीट बैठा लिया जाता है, आइए गांधी मैदान करके, तो आइए करके वो भी बिठा रहे हैं सीटों को। होना जाना सिर्फ एक को है, बाकी 4 बर्बाद होने जाने वाले हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और ये हमेशा एक ही को मिलेगी किसी जगह से, अगर हाजीपुर हो, वैशाली हो, कैंडिडेट तो एक ही रहेगा। अरे कोई भी हो, एक ही कैंडिडेट लड़ने वाला है। तो भाई उन धन पशुओं का क्या होगा आगे, क्या कैसे अकोमोडेट करेंगे? 25 में करेंगे, 24 में करेंगे, क्या करेंगे, ये वही जानते हैं, बेहतर जानते हैं। इसीलिए हमने कहा ना कि हमारा इन दिनों जो महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की आप बात कर सकते हैं, बिहार में जो महागठबंधन है, आप देख रहे हैं सीटों को लेकर के पहले बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिस प्रकार से समय करीब आ रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि जनवरी में हो जाना चाहिए। कई बार उन्होंने कहा कि देर हो रही है, जहां बीजेपी अपनी तैयारियों में काफी आगे निकल गई है। कल ही केसी त्यागी का बयान था कि उनकी तैयारियों से हमको डर लग रहा है। वैसे में आपको क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन टिक पाएगा मोदी जी के सामने कि चुनाव के पहले ही बिखर जाएगा? ऑलरेडी बिखर चुका है अनिल जी। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जो गतिरोध व्याप्त है, चाहे अभी जो कहिए कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो कहिए पुराना दीर्घकालीन जो सपना रहा है, वो जो संयोजक बनने का और प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनने का, उसकी तो कहिए कि अंत्योष्टि कब की हो चुकी। और अभी जो परिस्थिति, जो आखिरी मीटिंग के बाद जो एक और मीटिंग होने वाली थी, जो जूम मीटिंग जो कि कैंसिल हो गई, अभी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की हाल तो बकायदा ऐसी हो गई है, जो नॉर्मली बाजारों में घूमते कोई आता है ना कि भैया अल्लाह के नाम पे दिया, भगवान के नाम पे दे रहे, लोग कहते हैं आगे बढ़ो बाबा, अभी छुट्टे नहीं है। तो वही स्थिति हो गई। अब जैसे ममता बनर्जी कह रही है हम 2 सीट देंगे, वो दिल्ली के केजरीवाल कहते हैं दिल्ली और पंजाब छोड़ के जहां जाना रहो। उधर अखिलेश यादव जो है उनको में तो 1 सीट नहीं देंगे। वही तो कह रहे हैं, वहां अखिलेश यादव भी 2 सीट देने को तैयार है, जबकि वो बसपा को 4 सीट देने को तैयार है। ऊपर से कांग्रेस में आपको लगता है कि कांग्रेस के जो कथित युवराज हैं, उनको हटा करके कांग्रेस कभी अफोर्ड कर सकती है नीतीश कुमार या नीतीश कुमार के जैसा किसी चेहरा को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार का चेहरा मानने के लिए? तो अपने में ही सिर्फ फुटेबल की स्थिति है। उनके नेता कह रहे हैं कि हम कुछ राज्यों में तो गठबंधन करेंगे, कुछ में नहीं करेंगे। जो जहां पावर में है वो वहां पे गठबंधन नहीं करना चाहता है, जो जहां पावर में नहीं है वहां पे लोग साथ लड़ना चाहते हैं। वैसे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो ये खंड खंड टूटा हुआ जो गठबंधन है, वो अपने आप खंड खंड बिखर जाएगा। अभी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा जो हमारे भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर की होने वाली है, उसके पहले आप देखिए, उसके पहले और उसके बाद में ये जितने भी कहिए कि शक्तियां हैं जो कि भगवान राम के मंदिर को बदनाम कर रही थी या बदनाम के मंदिर को जो रोकने में लगी हुई थी, उनका अपने आप जो कहिए असुर शक्तियों का विनाश खुद ब खुद हो जाएगा।
और हमारे देश आरजेडी के के नेताओं का प्रधानमंत्री बयान आप सुन रहे हैं, अक्षत को लेने से लेकर के प्रभु श्री राम को लेकर के। आरजेडी के बयान का नेता, मैं तो कह रहा हूँ अगर इस बिहार राज्य में अगर सरकार नाम की कोई चीज है, सरकार नाम का कोई इकबाल है, तो ऐसे व्यक्तियों को सलाखों के पीछे होना चाहिए जो कि धार्मिक भावनाएं आहत कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर किसी तुरंत भी धर्म कार्रवाई। को आपको गलत बोलने का हक किसी भी व्यक्ति को नहीं है, हर धर्म का बिल्कुल नहीं सम्मान है, होना चाहिए। और बिल्कुल नहीं है। और ये सरकार प्रायोजित कहिए कि ये एक कार्यक्रम है जो कि लगातार हो रहा है, जो उसमें राजद की ये विशेष भूमिका निभा रही है। उनको अपना जो वोट समीकरण है वो दरकता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके पीछे कर रहे हैं। और उनको जैसी करनी वैसी भरनी, वो समय आने पे कहिए बिहार की जनता उसका जवाब बिल्कुल देगी, मयंक मुफीद जी, तौर पर एक आखिरी सवाल, पूरे देश में, पूरे बिहार में हाजीपुर सबसे हॉट सीट अभी भी बनी हुई है बिना घोषणा के। सह और मात का जो खेल चल रहा है, कौन किसको देगा मात, कौन लड़ेगा हाजीपुर की लड़ाई? फिर ये भी कोई पूछने की बात है भाई, हमारे नेता नहीं, लड़ने जा रहे हमारे हैं। दर्शक बिल्कुल जानना चाहते हैं, आपने कमेंट में देखा होगा हाजीपुर सीट को लेकर के लगातार सस्पेंस बना हुआ है बयानबाजी का। आप अपना दावा कर रहे हैं, वो अपना दावा कर रहे हैं, आखिर सच में लड़ेगा कौन? देखिए, एनडीए के दावेदार वर्तमान में और भविष्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस हैं, और एनडीए की तरफ से उम्मीदवार वही होंगे। बाकी जिनके भी कहिए दावे आ रहे हैं, जिनके भी कहिए कि उनके ऊपर क्लेम्स हैं, वो सारे लोग किसी और गठबंधन से चुनाव लड़े, बिल्कुल स्वागत है। अपने लड़े, अपनों के साथ जितनों को लेके आना है उतनों के साथ लड़ लें, हमें कोई दिक्कत नहीं। एनडीए का जो एनडीए समर्थित जो उम्मीदवार है वो हमारे नेता हैं, थे और रहेंगे। बिल्कुल धन्यवाद आपका। थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली। एनडीए से एकमात्र दावेदार उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस होंगे। हालांकि चिराग पासवान ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस प्रकार से कहा कि हाजीपुर से हम लड़ेंगे, और 16 तारीख को उन्होंने नहीं माना, लेकिन हमारा मानना है कि 16 तारीख को हाजीपुर में अपनी जो संकल्प यात्रा का समापन कर रहे हैं चिराग पासवान, वो शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि हाजीपुर से चिराग पासवान ने अपना दावा ठोक दिया है। वैसे में बिहार की 40 सीट में सबसे हॉट सीट बनी हुई है हाजीपुर। दोनों के अपने अपने दावे हैं, चाचा और भतीजा में कौन किसको मात देगा, यह देखने वाली बातों की फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद आपका मयंक मौली जी। धन्यवाद।